लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास क्लास ए है, एक उसका प्राइवेट वेरिएबल है इंट ए। ये क्या है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया हुआ है, और ये क्या बनाया है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है एंड वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो आपने यहां पर किया क्या है, ए ऑपरेटर एंड सो दैट मीन्स, ये बताओ जो एंड ऑपरेटर है, वेदर इट इज बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर, एनीबडी? एंड ऑपरेटर क्या होगा, बाइनरी होगा या यूनरी होगा? यस, बाइनरी होगा। ठीक है, बाइनरी क्यों होगा ये, क्योंकि दो ऑपरेंड्स के साथ ये काम करेगा। आप लिखते हो ए एंड बी, ठीक है। तो अब हमने यहां पर क्या किया है, ए ओबीजे वन डॉट ए इज इक्वल टू ए एंड ओबीजे डॉट ए। सो इसका मीनिंग क्या है कि जो भी इसमें हमने पास किया है सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहां पे जब हम लिखेंगे मेन में, यहां पर जब हमने मेन में लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ओबी एंड ओबी वन। तो इसका मीनिंग क्या है, ए स्टैंड्स फॉर ओबी डॉट ए, एंड ओबी वन के लिए की वैल्यू कहां पास होगी, ओबीजे डॉट ए। ठीक है, क्लियर? सो यहां पर देखो, मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ए ओबीजे वन। अब आप यहां पर देखो, मैंने दो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किए थे। अगर जिसमें पैरामीटर पास करूंगा तो उसके लिए, अगर यहां पर पैरामीटर नहीं पास किया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका चला। तो रिटर्न ओबीजे वन किया, यहां पर और ऑपरेटर ऐसे ही लिख दिया, और इसमें भी सेम कोड। सो यहां पर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया ए ओबी जीरो। ओबी में क्या वैल्यू ए की सेट कर दी, जीरो। ओबी वन के लिए एक वैल्यू क्या सेट कर दी, वन। ओबी टू कॉमा ओबी थ्री, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाएंगे, डिफॉल्ट। ये वाले कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाएंगे, पैरामीटराइज्ड। ओबी टू इज इक्वल टू ओबी एम्परसैंड, मतलब और ओबी वन। तो अब यहां पर कंपाइलर कैसे चलाएगा इसको, कंपाइलर इसको क्या ले रहा है, ये सेम चीज है ना, कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, OB2 is equal to OB dot operator and और यहां पर क्या आएगा, OB1। बेसिकली ये वाला फंक्शन आपका कॉल हुआ, ठीक है। और यहां पर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, OB3 इक्वल्स टू OB डॉट ऑपरेटर और एंड OB1। क्लियर? सो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आपने लिखा OB2 डॉट शो OB3 डॉट शो। तो OB2 में OB की वैल्यू जीरो, OB1 की वन, जीरो एंड वन। तो आउटपुट क्या आएगी, अगर एंड है, जीरो, जीरो और वन, तो आउटपुट क्या आएगी OB3 के केस में, वन। सो यहां पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, जीरो एंड वन। Yes, clear? Anybody has any doubt? किसी को कोई डाउट हो? यहां पर हमने किया क्या है, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। क्लियर? यस, एनीबडी हैज एनी डाउट? सो ये क्लियर है।
अब थोड़े से इंटरेस्टिंग हम प्रॉब्लम्स करेंगे जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं हमारे। ठीक है, तो यहां पर है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये वाले। ठीक है, सो ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। आप जैसे भी इसको करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि कुछ ऑपरेटर्स आपके ऐसे होंगे जो फ्रेंड फंक्शन के साथ नहीं किए जा सकते, जो फ्रेंड फंक्शन के साथ आप कर ही नहीं पाओगे। ऐसा क्यों होता है उस पर अभी हम आएंगे। सो यस, ये हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर का है, और इसको सपोज करो मैंने मेंबर फंक्शन की तरह अगर करना है तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? क्लास स्कोप रेजोल्यूशन एंड ये ठीक है या गलत है? क्लास नेम, सॉरी रिटर्न टाइप, then class name, then scope resolution and then this। ठीक है, तो अब अगर इक्वल्स टू की बात की जाए तो अगर मैं मेंबर फंक्शन से इसको करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस, इस स्टेप में किसी को कोई डाउट हो? सर यहाँ पे डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा? कैसे? आपने क्या बोला? डिफॉल्ट? सर कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे इसको किया, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये किया मान लो। ठीक है, तो अब आपने पूछा है कि यहां पर डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, तो पहली बात, क्या ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है? कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब ऑब्जेक्ट आपका बनता है। अगर मैं यहां पर करता ए OB2 इक्वल्स टू OB1, ठीक है, अभी मैं उस पर आता हूं, इसको क्लियर करते हैं जो डाउट आपने पूछा है। पहले इसको देखते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ऊपर ठीक है, तो वही ऐड हो गया। तो अब जो जिनका डाउट था कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं कॉल हुआ, लेट अस सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं AOB1 एंड AOB2 इज इक्वल टू OB1 तो वैल्यूज क्या आई? डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वाली। क्लियर है या डाउट है? यस? यस सर, इट गॉट क्लियर। क्लियर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, आपने क्या किया, इक्वल्स टू ऑपरेटर को कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। अब मैं ये चेक करूंगा कि वेदर इट इज पॉसिबल कि इक्वल टू ऑपरेटर को मैं फ्रेंड फंक्शन के साथ कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर एरर आया है, मैं आपको एरर रिपोर्टिंग विंडो में दिखा देता हूँ। ए मस्ट बी अ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जबकि ये क्या है, ये तो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही है, लेकिन ये एरर क्यों आई, अब इसको ध्यान से सुनना, देखना है आपने, ये एरर क्यों आई। वेट, चलो ये एरर इसलिए आई कि जब ये वाला ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट शील्ड, जिनकी बुक भी है कंप्लीट रेफरेंस, उन्होंने जब किया, तो बेसिकली फ्रेंड फंक्शन के साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने मेंबर फंक्शंस के साथ कौन कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड की है जो फ्रेंड फंक्शन के साथ नहीं हो सकते, दैट इज इक्वल टू parenthesis array सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर एंड वन ऑपरेटर वाज मोर, वो मैं, मेरे अभी दिमाग में नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इन ऑपरेटर्स को क्या किया, विद फ्रेंड फंक्शन उन्होंने इनको ओवरलोड करना नहीं अलाउ किया। क्यों नहीं अलाउ किया, उन्होंने बोला इसको ये हार्मलेस रिस्ट्रिक्शन है। हार्मलेस रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, देखो वो डेवलपर थे, उन्होंने कहा कि लेट अस सपोज आप लिखते हो a इक्वल्स टू 4, क्लियर, इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ जब असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हो तो आप लिखते हो a इक्वल्स टू 4। क्या ये पॉसिबल होता है? यस, क्या ये पॉसिबल होगा 4 इक्वल्स टू a? नो, ये पॉसिबल नहीं है ना, कि जो l वैल्यू है वो अगर आप कांस्टेंट दे रहे हो तो कई बार प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, तो जिनमें ये सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं, तो इनमें एल एंड आर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, देखो होने को तो आप ठीक फ्रेंड फंक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन टू अवॉइड अननेसेसरी एरर्स हर्बर्ट शील्ड ने इनको फ्रेंड फंक्शन के साथ अलाउ ही नहीं किया जब इसका इन्होंने कंपाइलर डेवलप किया। क्लियर? तो वैसे तो इतना कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इक्वल्स टू पैरेंथेसिस ऑपरेटर, एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये कभी भी फ्रेंड फंक्शन के साथ ओवरलोड नहीं किए जा सकते। तो एक ऑपरेटर और था, वो मेरे अभी दिमाग से स्किप हो गया है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो अभी हम ये वाला हमने करके देख लिया यूजिंग मेंबर फंक्शन, अभी इन दोनों को करके देखेंगे, ठीक है। और जो बाकी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो, सॉरी, जो बाकी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो खुद एक बार करके देख लो आप, वो भी ऐसे ही ओवरलोड हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बोलना। सही में न्यू और डिलीट ओवरलोड करना कैसे? न्यू और डिलीट ओवरलोड वो तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ठीक है, न्यू और डिलीट को तो ओवरलोड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो तो सिलेबस, क्योंकि वो रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, वो तो हम देखेंगे इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट है अभी हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स। यहां पर देखो कौन सा ऑपरेटर है, पैरेंथेसिस ऑपरेटर, और यहां पर कौन सा ऑपरेटर है, एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्या है, बाइनरी है आपके, ये ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स है। तो इसका यूज कैसे किया है ये देख लेते हैं। अब यहां पर AOB 2,9, AOB 2,9, तो इससे क्या होगा, आपके पास कौन सा ऑपरेटर चलेगा, दैट मीन्स आपके पास ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो हमने यहां पर क्या ले लिया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स लिए हुए हैं साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, AOB1 इज इक्वल टू OB7, AOB1 इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे कर लो अगर यहां पर कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है। AOB1 इज इक्वल टू, देखो यहां पर कोई एरर होगी, एनीबडी,
मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर किया, विल देयर बी एनी एरर? फर्स्ट क्वेश्चन, कोई एरर होगी यहां पे? इस स्टेटमेंट में कोई एरर होगी या नहीं? AOB1 में मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर नहीं किया हुआ, यस एरर होगी या नहीं? यस अदिति, अदिति अग्रवाल, यस अदिति, आदित्य सिंह राठौर, भव्या गुप्ता, ईशान, यस चलो कोई भी बताओ भाई, ये तो मुझे पता लग गया कि ये है नहीं। यस नहीं होगी एरर क्यों नहीं होगी? सर 0 हो जाएगी सर दोनों की वैल्यू, क्योंकि यहां पर हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स सेट किए हुए हैं। ठीक है, यहां पर हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स सेट किए हुए हैं। अगर मैं लिख रहा हूं AOB1, सो दैट मींस उनके लिए A और B की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? यस 0। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने किया OB1 इज इक्वल टू OB7, OB1 इज इक्वल टू OB7। अब यहां पर ये जो OB हमने ये किया पैरेंथेसिस वाला, यहां पर क्या चलेगा? ओवरलोड वाला, क्योंकि यहां पर बिटवीन OB एंड 7 की बात हो रही है। तो ये कॉल कैसे करेगा मेंबर फंक्शन को? दैट मीन्स OB डॉट ऑपरेटर समझे? ये ऐसे फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब ये फंक्शन को कॉल करेगा तो फंक्शन में आप गए तो यहां पर f में कितनी वैल्यू पास हुई? 7। तो उस हिसाब से ये रिटर्न कर देगा। तो ओबीजे इसने रिटर्न किया, तो ओबीजे में आपने उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी? जितनी भी ए ओबीजे थी, ए की वैल्यू थी प्लस एफ, बी की वैल्यू थी प्लस एफ। तो मैं 2 + 7 एंड 9 + 7 आपने यहां पर ऐड कर दी। तो फिर आपने बाद में लिखा OB1 डॉट शो, OB1 डॉट शो। यहां पर आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? 9 एंड 16। So if I run this program, वैल्यू क्या आई? 9 एंड 16। इसमें किसी को कोई डाउट हो? हमने कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड किया? पैरेंथेसिस ऑपरेटर को। अब कईयों को ये होगा कि लेट अस सपोज मैं यहां पर पास ही नहीं करता, ठीक है, तो इस केस में ये आपको एरर थ्रो करेगा। एरर क्यों थ्रो करेगा? ये आपने किस तरह का ऑपरेटर की प्रॉपर्टी ही चेंज कर दी। ये किस तरह का ऑपरेटर बन गया? यूनरी। तो उसको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, चाहे आप उसको यूज करो चाहे ना करो। ठीक है, तो यहां पर इसको आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी।
चाहे इंट दे दो चाहे कैरेक्टर दे दो, जो भी दोगे वो वैल्यू इसमें चलेगी, इसके बिना वो नहीं चलेगा। सिमिलरली विद द केस ऑफ दिस एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। अब एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में हमने क्या किया, वैसे तो ये एरे के काम आता है, लेट अस सपोज मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, सी आउट ओबी 0। अब ओबी 0 का मतलब यहां पे क्या है, हमने क्या कहीं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किया है? आंसर इज नो। तो यहां पर ये कैसे काम कर रहा है, जैसे ही आपने ओबी 0 लिखा तो यहां पर ये किसको कॉल करेगा, ओबी डॉट ऑपरेटर, ये सबस्क्रिप्ट वाला आपका चलेगा। तो उसमें क्या है, इफ ई इक्वल्स टू 0 रिटर्न ए, तो यहां पर ये ए की वैल्यू को रिटर्न करेगा और एल्स रिटर्न बी, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, तो उस हिसाब से ये चलेगा। सॉरी यहाँ पे हमें कुछ पास करना पड़ेगा। क्लियर, एनी डाउट? ये 2 बाद का है, उसके हमने एंटाइल नहीं लिखा हुआ तो इसलिए ये आया। सो एनी डाउट? क्लियर? सो एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ये करो। अब यहां पर आपने करना क्या है कि आपकी लेट अस सपोज ए क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ए OB1 OB2 OB3। तो आपको कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, जो भी OB1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2D एरे है मल्टीप्लाई बाय OB2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2D एरे है, उसका रिजल्ट OB3 में आपने स्टोर करवाना है। तो इसके लिए साथ में आपके पास कंडीशंस हैं। आपने 2D एरे डायनेमिकली इनिशियलाइज करवाना है इन कंस्ट्रक्टर, या इसको मेक 2D एरे इन डायनेमिक 2D एरे इन कंस्ट्रक्टर। सेकंड है उसमें कंडीशन के डिफाइन एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शंस। तो इस चीज को आप लोगों ने करना है। तो अब इसको करने के लिए आप करोगे कैसे, मैं एक बार थोड़ा सा ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिखा देता हूं कि लेट अस सपोज क्लास ए है, यहां पर एक मैट्रिक्स के लिए एरे है इंट ए। अब इसके कंस्ट्रक्टर में जैसे 1D एरे को आप कैसे करते थे, ए इक्वल्स टू न्यू इंट 5 ऐसे करते थे ना। अब आपको मैंने 2D एरे को क्लास में मैंने बोला था कि आपने खुद सर्च आउट करना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। उस वे में यहां पर 2D एरे को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवानी है, क्लियर। और फिर उसके बाद कोई एक एरे ले लो, सॉरी फंक्शन ले लो void इनपुट, फिर 2 लूप्स के साथ वैल्यू को इनपुट कर लो, फिर 2 लूप्स के साथ वैल्यू को डिस्प्ले करवा लो, एंड एक आपने फंक्शन बना लेना है void ऑपरेटर, जो भी होगा इसमें मल्टीप्लाई, या इसको क्लास टाइप का लेना चाहो तो क्लास टाइप का लेकर, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस विल हैपन।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन में कोई डाउट हो? देखो एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। सो जिसको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकता है, तो इसको अपने आप एक बार ट्राई करो। और सभी अपने लैपटॉप ओपन कर लो, मैं पूछूंगा, ठीक है? ट्राई करते होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन आपको पता हो। तो सभी लैपटॉप अपने ओपन करो और इसको ट्राई करो अभी। एनी डाउट? यस, मैं पूछूंगा, सो ओनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन स्टे। वो कोई इशू नहीं है कि आपसे होगा नहीं, चाहे 2 लाइन लिखी हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम लैपटॉप पे आप ट्राई कर रहे हो। किसी को क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आया हो, कोई वैसे पूछना चाहता हो? चलो मैं पहले 2D डायनेमिक एरे कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है? कि 2D डायनेमिक एरे आप कैसे बनाओगे, जो क्वेश्चन का मेजर पार्ट है। बाकी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, वो तो हो ही जाएगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, वो भी हो ही जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आपने ऊपर लेट अस सपोज 2D एरे है, तो डबल पॉइंटर आपने किया। अब एक चीज आप नोट करो कि जो जेनरिक 2D एरे होता है, जो हम नॉर्मली 2D एरे करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास है तो यहां पर टोटल कितनी मेमोरी लोकेशंस हैं? 4। तो ये 4 मेमोरी लोकेशंस कंटिन्यूअसली होगी। कैसे होंगी? ये A0 0, A0 1, A1 0, A1 1, अगर आप नॉर्मल 2D एरे को। लेकिन जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगी आपके पास, तो क्या होगा कि आप सबसे पहले कितने नंबर ऑफ आपकी रोज हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ आपकी रोज हैं उनके लिए पॉइंटर करोगे। लेट अस सपोज यहां पर 2 रोज को आप पॉइंट कर रहे हो, एक रो बनेगी आपकी A0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है? देन यू विल राइट A इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहां पर आप क्या लिखोगे? पॉइंटर, ठीक है? न्यू इंट, और जो भी आपके पास कितनी नंबर ऑफ आपके पास ये रोज हैं, रो काउंट कितना है, लेट अस सपोज 2 है यहां पर, तो मैंने 2 लिख दिया। अब ये क्या है? अगेन पॉइंटर, एक पॉइंटर इसको देना है, दे लूप में चला दूंगा एक पॉइंटर इसको। तो अब मैंने क्या करना है, यहां पर कोई एक लूप चलाऊं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, जितने नंबर ऑफ यहां पर है i लेस देन 2, i प्लस प्लस, फिर अब यहां पर पॉइंटर है, अब यहां पर एक 1D एरे को मैं स्टोर करूंगा, ठीक है? एक 1D एरे को मैं स्टोर करूंगा, तो देन आई विल राइट, अब मुझे क्या लिखना चाहिए? यस, एनीबडी? A ऑफ i इज इक्वल टू न्यू इंट, कितने नंबर ऑफ आपके एक रो में यहां पर क्या है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कॉलम काउंट बेसिकली, तो जितने भी हैं, अगर 2 हैं तो मैं 2 साइज का यहां पर करूंगा। अब
इससे क्या होगा, आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी। लेकिन वो कैसे होगी कि यहां पर क्या है और यहां पर क्या है, ठीक है, A0 क्या है और A1 क्या है, ये कंटिन्यूअसली होने जरूरी नहीं है जिसको ये पॉइंट कर रहे हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं। मतलब A0 A1 A00 A01 ये तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में होंगे, ये भी एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में होंगे A10 A11। लेकिन ये जरूरी नहीं कि A01 के बाद A10 ही कंटिन्यूअस हो, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जरूरी नहीं है। तो इसी चीज को हम देखेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है पहले, एनी डाउट? नो? सर इसमें बेसिकली आपने क्या क्या मतलब ईच रो के लिए कॉलम्स देखो सबसे अलॉट कर पहला दिया? स्टेप क्या था, हमने ये डबल पॉइंटर शो किया A, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, A इक्वल टू न्यू इंट पॉइंटर, ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो काउंट को। हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग में एक 1D एरे को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करूंगा। तो जो ये 1D एरे होगा इसका साइज कितना होगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। वही किया है यहां पे। कोई डाउट है तो पूछो, यू कैन आस्क। देखो चलो इसको मैं अभी पहले करके दिखाता हूं, फिर आप मेरे से पूछना, प्रैक्टिकली करेंगे, फिर आप जैसे भी होगा मेरे से डाउट पूछना। अब मैंने यहां पर लिख दिया, इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया आपको, तो क्योंकि मैं अभी जस्ट ये शो करके दिखाता हूं ना। A इज इक्वल टू न्यू इंट, मान लो मेरी ये 3/2 की मैट्रिक्स है, हम सीक्वेंशली ना लें, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ना लें, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, 3/2 की मैट्रिक्स है, तो उस हिसाब से ऐसे फॉर इंट I इक्वल्स टू 0 I लेस देन 3 I प्लस प्लस। अब 3 रोज के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या करूंगा, 1D एरे जितने ही उसमें कॉलम्स होंगे उस हिसाब से रखूंगा। सो यहां पर मैंने 2 रख दिया। क्लियर? सो इससे क्या होगा, मेरी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन हो गई। सेकंड स्टेप क्या है, अब इनपुट करवा ले हम। तो एरे के लिए एरे बन चुका है आपका 2D एरे डायनेमिकली, तो अब आप क्या करोगे, सिंपली यू विल राइट क्लियर। यहां पर अब मैंने क्या किया, यूजर से मैट्रिक्स को इनपुट करवा लिया, ठीक है। सो मैं इसी को कॉपी करता हूं और डिस्प्ले का फंक्शन ले लेता
ताकि हमने इंडेक्स को भी साथ में हमें पता चलता जाएगा। तो अब इस एरे को हम मेन में कैसे डिस्प्ले कराएंगे, हिंट में अब जैसे ही ए ओ बी करा तो इसका कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, फिर ओ बी डॉट इनपुट, ओ बी डॉट डिस्प्ले। यहाँ इसको पब्लिक में करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने वैल्यूज डालनी स्टार्ट कर दी। लेट अस सपोज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसने वैल्यूज रिप्रेजेंट कर दी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A00, A01, A10, A11, A20 एंड A21। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो? देखो, और क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बजाय कि हम यहां पर एरे का इंडेक्स लिखें, वी कैन प्रिंट द एड्रेस। ठीक है, वी कैन प्रिंट द एड्रेस। यहां पर देखो, ये कंटिग्यूअस है, सेकंड वन इज कंटिग्यूअस। क्या उसके बाद ये कंटिग्यूअस है उसके? नहीं। तो ये जरूरी भी नहीं था, जैसे मैंने बोला था कि एक रो में जितने एलिमेंट्स हैं वो तो कंटिग्यूअस हैं, लेकिन जैसे सेकंड रो स्टार्ट होगी ये जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट रो के साथ कंटिग्यूअसली ही फॉर्म हो। तो वैसे ही आपको ये रिजल्ट मिला। तो आप पूछो अगर किसी को कोई डाउट है। एनी डाउट? सर इसमें हमें डिलीट नहीं करना पड़ेगा? कैसे डिलीट? हाँ, डिलीट आप कर सकते हो अगर करना चाहो। ओके सर। डिलीट भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है ये? अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी डायनेमिकली। देखो, क्वेश्चन क्या था आपका? सिंपल क्वेश्चन था कि आपने ऐसे ही मेन इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हाउ टू इनिशियलाइज द मेमोरी फॉर 2D डायनेमिक एरे। तो उसका सिंटैक्स ऐसे हो। अब ये प्रोग्राम है जो मैंने बनाया था अभी इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले। तो इसमें क्या था, जैसे सबसे पहले AOB किया तो इसका मतलब अगेन ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर में या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपने ऐसे चलाया इसको। ठीक है, 2D की मेमोरी एलोकेट कर दी। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया, AOB1। अब यहां AOB1 में किया, उसमें भी 2D डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर दी। देन तीसरे में आपने स्टोर करना है। सो आई हैव रिटन AOB3, सॉरी AOB2। लेकिन इसको कैसा बनाया है, पैरामीटराइज्ड। इसको पैरामीटराइज्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, अलग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे इसके एलिमेंट्स क्या चाहिए, वैल्यू 0 0। स्टार्टिंग पे हर उसकी वैल्यू क्या चाहिए, 0। सो इसके लिए भी मैंने मेमोरी एलोकेट की, लेकिन यहां पर मैंने क्या कर दिया, इसको हर एलिमेंट की वैल्यू साथ में क्या कर दी, 0 कर दी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या किया, OB1 डॉट इनपुट, उसमें इनपुट करवा लिया, OB1 डॉट इनपुट एंड देन OB2 इज इक्वल टू OB इंटू OB1। अब यहां पर मल्टीप्लाई सिंबल क्या सिग्निफाई कर रहा है, ऑपरेटर ये वाला। तो इसमें मैंने सिंपली अब अगेन यहां पर मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट लिया तो उसको भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ किया।
आप कोई और वे भी देख सकते हो, मुझे ये बेस्ट लगा क्योंकि हर उसी के साथ में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मैंने इस वे से किया था। यस, एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? किसी को भी कोई डाउट हो? देखो, जो मैंने आपको क्लास में बोला था कि हाउ टू इनिशियलाइज 2D एरे, भी ये घर से देख कर आना, वो वाली प्रॉब्लम आज मैंने यहाँ पर डिस्कस की है। एक प्रॉब्लम रहती है हमारी कि टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच में क्या डिफरेंस है, वो भी आगे के लेक्चर्स में डिस्कस हो जाएगी। सो अगर कोई और क्वेश्चन रहता है डिस्कस होना जो क्लास में पहले बोला था, तो यू कैन आस्क मी या रिमाइंड मी, ठीक है? सो दैट इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। Thank you.